नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हम संस्कृत व्याकरण के अंदर ही संधि पढ़ रहे हैं और व्याकरण में अपने संधि के अंदर ही अपनी जो पहली संधि थी स्वर संधि उसको कंप्लीट किया। उसके बाद में हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं और विसर्ग संधि की पिछली क्लास में हमने उत्तर विसर्ग संधि को पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे कौन सी, ऋत्व विसर्ग संधि। हमारे सिलेबस के अंदर उत्व, ऋत्व और सत्व तीन संधियां मुख्य रूप से जहाँ से क्वेश्चन पूछने की सबसे अधिक संभावना रहती है और एक विसर्ग लोप भी है। आज हम शुरू कर रहे हैं ऋत्व विसर्ग संधि। तो ऋत्व विसर्ग संधि के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बना रहा हूँ आपके सामने। आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले के अनुसार संधि को हल करना है। जैसे हमने उत्व में बनाया था उसी प्रकार हम ऋत्व में बना रहे हैं। तो यहाँ कहेंगे कि ए या आ के अलावा क्या हो, कोई भी स्वर। पूर्व पद में तो क्या होना चाहिए, ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, क्या नहीं हो। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पहले पद में ए या आ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्या आएगी, विसर्ग आएंगी, क्योंकि विसर्ग संधि पर हम कार्य कर रहे हैं। और विसर्ग के बाद की स्थिति जो होगी वो कैसी होगी, विसर्ग के बाद में क्या हो, या तो कोई स्वर क्या होना चाहिए, या तो कोई स्वर या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। 345 जानते हो ना, क ख ग घ न, ठीक है। उसके अंदर जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छह जन है। इसमें जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है वो वर्ण कहलाते हैं तीसरे, चौथे और पांचवे, ठीक है। या फिर क्या हो, ये, व, र, ल और है। इनमें से क्या हो, कोई भी एक वर्ण। इनमें से क्या हो, कोई एक वर्ण। तो अपनी ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पे कौन सा आदेश करेंगे, रेफ आदेश, यानी र आदेश हो जाएगा। अब देखिए, इसको समझिए। विसर्ग के पूर्व क्या होना चाहिए, ए या आ के अलावा कोई भी स्वर होना चाहिए। ए या आ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर है। अच्छे स्वर हमने पढ़ा, ए ई उ री ल री ए ओ आई औ, उनमें से कोई भी स्वर होना चाहिए, लेकिन ए या आ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में या तो कोई स्वर हो, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर यह वर्ण है। इनमें से कोई एक वर्ण हो। तो विसर्ग के स्थान पे हम कौन सा कार्य करेंगे, रेप आदेश करेंगे, ठीक है। उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण देखो बेटा, हरि ही धन अयम, हरि धन अयम। अब देखिए, यहाँ मैं अलग अलग कर रहा हूं पदों को। हरि, ई को मैंने बाहर किया, उसके बाद में क्या मिला, विसर्ग, और विसर्ग के बाद में हमें क्या मिला, अयम। अब नियम के अनुसार चेक करो। सबसे पहले तो आपको विसर्ग से पहले चेक करना है। विसर्ग से पहले चेक करो क्या है, ए या आ के अलावा कोई भी स्वर है, ए या आ नहीं है। अब क्या करेंगे, विसर्ग के बाद में देखेंगे। अब विसर्ग के बाद में नियम के अनुसार चेक करो, या तो कोई स्वर होना चाहिए, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर यह वर्ण है। इनमें से कोई एक वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ ये ए क्या है, स्वर है ना। तो अब इस विसर्ग के स्थान पे मैं कौन सा कार्य करूंगा, र आदेश। अब अपनी स्थिति क्या हो गई, हरि धन ई धन र धन अयम। अब क्या करेंगे, वर्ण संयोग करेंगे, यानी वर्णों को मिलाएंगे। मिलाओ, हरि, ई वापस आ गया इसमें। अब र में क्या आएगा, ए, र पूरा हो गया, हरि रयम, हरि धन अयम, हरि रयम। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, बानु धन असौ, भानु धन असौ। बनाओ रूप, कैसे बनाओगे, न को हमने हलंत किया, उ को बाहर किया, उ के बाद में क्या मिली, विसर्ग, और विसर्ग के बाद में क्या मिला, असौ पद मिला, ठीक है। अब नियम के अनुसार चेक करो कि विसर्ग के पहले ए या आ नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात हमें यही चेक करनी है कि विसर्ग के पहले ए या आ नहीं होना चाहिए। ए या आ नहीं है
क्या है, ऊ है। तो अभी विसर्ग के बाद में चेक करो, कोई भी स्वर होना चाहिए, स्वर है या फिर 3 4 5 या फिर यवरल है, तो कोई स्वर आ गया ना। तो अभी इस विसर्ग के स्थान पे क्या करूंगा, रेफ आदेश रादेश कर दिया। अब अपनी स्थिति क्या हो गई, भान धन्य ऊ धन्य रे धन्य असौ। अब रूप बनाओगे तो क्या बन जाएगा, भानु, ऊ इसमें आ जाएगा, र में क्या आ जाएगा, ए, क्या बन जाएगा, भानु रसौ, भानु धन असौ, भानु रसौ। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, तई धन्य आगतम, तई धन्य आगतम बनाओ इसको, तय को अलंत करते हैं एक बार, आई को मैंने बाहर किया, उसके बाद में विसर्ग मिली और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर आ गया ना, 3 4 5 नहीं है, ये वरल है भी नहीं है, कोई स्वर है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे, रा आदेश। अब अपनी स्थिति क्या होगी, तय धन्य आई धन्य रे धन्य आगतम। अब क्या करेंगे, वर्ण संयोग करेंगे, और जैसे ही आप वर्ण संयोग करोगे तो तई तो पूरा हो गया ना, तय के अंदर क्या आ गया, आई, उसके बाद में र में क्या आएगा, आ, तैरा और गतम जोड़ देंगे, रूप क्या बन जाएगा, तैरागतम, तई धन आगतम तैरागतम। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, बही धन्य अंत है, बही धन्य अंत है, बनाओ रूपी, कैसे बनाओगे, बही, ई को बाहर करो यहाँ से, किस में से बाहर करोगे, ई को, है में से, बह धन्य ई धन्य विसर्ग, उसके बाद में क्या मिला, अंत है। अब नियम के अनुसार चेक करो सही है क्या, स्थिति बिल्कुल सही है, क्योंकि विसर्ग से पहले क्या है, ए या आ के अलावा कोई भी स्वर आ गया, ई आ गया, ए या आ नहीं है, उसके बाद में चेक करो ए आ गया, तो यहाँ आप क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पे रा आदेश। अब जैसे ही आप विसर्ग के स्थान पे रा आदेश करोगे, अपनी स्थिति हो जाएगी, बह धन्य ई धन्य रे धन्य अंत है। अब क्या करोगे, वर्ण संयोग करोगे, और वर्ण संयोग करते ही रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, बहिरंत है, बहिरंत है, बहिरंत है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, ज्योति ही धन्य गमय, ज्योति ही धन्य गमय, बनाओ रूपी। आप देखो सबसे पहले यही देख लो, विसर्ग से पहले क्या है, ई है, और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया। एक बार इसको भी अलग करके समझा देता हूं, ज्योति, ई को मैंने बाहर किया, उसके बाद में विसर्ग मिली, उसके बाद में क्या मिला हमें, गमय, ये स्थिति हो गई। अब विसर्ग के स्थान पे कौन सा आदेश करेंगे, रा आदेश। अब अपनी स्थिति लिखो यहाँ, ज्योति धन्य ई धन्य रे धन्य गमय, ये हो गई। अब क्या करेंगे, वर्ण संयोग करेंगे, और वर्ण संयोग करते ही अपना रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, ज्योति पूरा हो गया ना, ये आ गया इसमें। अब रे का क्या होगा, ऊर्ध्वगमन, हमने नियम पढ़ा था कारक में, संधियों में भी पढ़ा है, जल तुम भी करने हैं रेप से ऊर्ध्वगमने। अब सिद्ध क्या हो जाएगा, ज्योतिर गमय, ज्योति धन गमय, ज्योतिर गमय, रे का क्या हो गया, यहाँ ऊर्ध्वगमन हो गया, क्लियर है। उसके बाद में अगला अपना उदाहरण है, बही धन्य आगतम, बही धन्य आगतम, बनाओ इसको, बह, ई को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, ई के बाद में क्या मिली, विसर्ग, और विसर्ग के बाद में आगतम। अब नियम के अनुसार चेक करो सही है क्या, नियम के अनुसार रूप क्या है, सही है, तो विसर्ग के स्थान पे कौन सा आदेश कर दोगे, रा आदेश। अब अपनी स्थिति क्या होगी, बह धन्य ई धन्य रे धन्य आगतम, ये हो गई स्थिति। अब क्या करोगे, वर्ण संयोग करोगे, और वर्ण संयोग करते ही रूप क्या हो जाएगा, बहिरागतम, बहिरागतम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, एक बार पुनः देखिए, मैं समझा रहा हूं। देखिए नियम ने ये कहा कि विसर्ग के पूर्व क्या होना चाहिए, ए या आ, उसके बाद में क्या होना चाहिए, या तो
कोई भी स्वर। किसके बाद में? विसर्ग के बाद में। या तो कोई भी स्वर आए, स्वर के लिए हमने पढ़ा था अच है स्वरः, पढ़ा था ना। या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो, या फिर यवर लह हो, या फिर हम ये कह सकते हैं इन सब में से कोई भी एक वर्ण हो। ठीक है, इनमें से क्या हो? कोई भी एक वर्ण हो। तो ये जो आपके विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे हम जो कार्य करेंगे वो कौन सा करेंगे? र आदेश करेंगे। जैसे हमने उदाहरण में किया हरि धन अयम। अब हरि यहाँ विसर्ग थी, अब विसर्ग से पहले की स्थिति हमने चेक की तो यहाँ क्या मिला? ई मिला, नियम के अनुसार सही था। उसके बाद में हमें क्या मिला? कोई भी स्वर मिला। तो जैसे ही हमें ये स्थिति दिखाई दी नियम के अनुसार, तो हम विसर्ग के स्थान पे कौन सा आदेश कर देंगे? र आदेश। और अपना रूप क्या सिद्ध हुआ? हरि रयम। उसके बाद में उदाहरण देखा हमने भानु धने असौ, और रूप क्या बना अपना? भानु रसौ। उसके बाद में देखो तई धने आगतम, रूप क्या सिद्ध हुआ? तैरागतम। उसके बाद में बही धन अंत है, बहिरंत है। उसके बाद में ज्योति धन गमये, ज्योतिर्गमये। बही धन आगतम, बहिरागतम। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में आगे और उदाहरण लिखेंगे हम। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लें, मैं साफ कर रहा हूं। ले लिया होगा? मिटाएं? उसके बाद में आगे देखो उदाहरण। बुद्धि ही धन इव, बुद्धि ही धन इव। अलग अलग कराओ। बुद्धि ई को बार किया, उसके बाद में विसर्ग और उसके बाद में इव। अब नियम के अनुसार चेक करो कि विसर्ग के पूर्व है ए या के अतिरिक्त स्वर है, क्या है? ई है। उसके बाद की स्थिति चेक करो, नियम के अनुसार सही है, तो विसर्ग के स्थान पे कौन सा आदेश करेंगे? र आदेश। अब अपनी स्थिति क्या होगी? बुद्धि धने ई धने रे धने इव, ये स्थिति हो गई ना। अब क्या करेंगे? वर्ण संयोग करेंगे, और वर्ण संयोग करते ही रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? बुद्धि रिव, बुद्धि धन इव, बुद्धि रिव। उसके बाद में अगला उदाहरण अपना कवि ही धन एस है, कवि धन एस है। अलग अलग करो। कवि ई को मैंने बार किया, उसके बाद में विसर्ग और उसके बाद में ऐसे। जैसे ही हमने स्थिति लिखी हमें पता चला कि यहाँ नियम के अनुसार सभी शर्तें पूरी हो रही है, और जैसे ही नियम की शर्तें पूरी हुई हमने विसर्ग के स्थान पे कौन सा आदेश कर दिया? र आदेश। अब अपनी स्थिति क्या होगी? कवि धन ई धन रे धन एस है। अब क्या करेंगे? वर्ण संयोग करेंगे, और वर्ण संयोग करते ही रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? कवि रेस है, कवि धन एस है, कवि रेस है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, भानु धन असौ, रूप क्या सिद्ध करोगे? भानु रसौ। कैसे बना? विसर्ग के स्थान पर र किया, और र के बाद में हमें क्या मिला था? स्वर मिला था, वो इसमें आ गया, और रूप क्या सिद्ध हो गया? भानु रसौ। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, एतई धन बक्षितम, एतई धन बक्षितम। अलग अलग करो। एति आई को मैंने बार किया, उसके बाद में विसर्ग, और विसर्ग के बाद में बक्षितम। अब ये ब कौन सा वर्ण है? तीसरा है, चौथा है, या पांचवा है? बोल के देख सकते हैं आप। पैप है, भय मैं। ठीक है, तो आपको यही कह रहा हूं बार बार, आपको वर्गों को भी ध्यान में रखना है, और जैसे ही आप वर्गों को ध्यान रखोगे तो आपको 3, 4, 5 का पता चल जाएगा। ठीक है, इसके लिए यही कहूंगा कि आप कक्का याद करें। ठीक है, कुछ टुपू याद कर ले। एति धन आई धन, विसर्ग के स्थान पे हमने रह कर दिया, और आगे क्या मिला? बक्षितम। अब क्या करेंगे? वर्ण संयोग करेंगे, और वर्ण संयोग करते ही अपना रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? एतई। रह का क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वगमन हो जाएगा भ के ऊपर। एतैर बक्षितम, एतई धन बक्षितम, एतैर बक्षितम। क्लियर है? उसके बाद में और भी आप उदाहरण लिख सकते हैं।
तयो धन मध्य, तयो धन मध्य क्या रूप बनेगा आपको बनाना है? तयोधन मध्य, मैं बना ही देता हूं, तयोर मध्य, तयोधन मध्य, तयोर मध्य। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, और भी लिख लो आप उदाहरण लिखना चाहो तो। प्रकृति धन एव क्या बनाओगे? प्रकृति रेव। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने। अब देखिए इस संधि के अंदर एक अपवाद भी है। एक ऐसा नियम है, वो नियम जहां पर ए है, विसर्ग से पहले आपको क्या दिखाई देगा? ए भी दिखाई देगा। तो वहां पर भी हम विसर्ग के स्थान पे कौन सा आदेश करेंगे? र आदेश। लेकिन यहाँ जो मूल नियम है, ये नियम कह रहा है कि विसर्ग के पूर्व क्या नहीं होना चाहिए? ए या आ। ठीक है, लेकिन हम अब कुछ ऐसे उदाहरण लेंगे जहां पर ए या आ के होने पर भी कौन सा आदेश हो जाएगा? र आदेश। तो उसके लिए हम नोट लगा करके लिखेंगे, नोट लिखेंगे आप अव्यय संबंधी, अव्यय संबंधी संबोधन संबंधी तथा ऋकारांत शब्दों में, शब्दों के ए या आ के बाद विसर्ग के होने पर भी विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाता है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं, कौन कौन से? एक तो अव्यय शब्द, जहां पर भी अव्यय आएंगे, चाहे वो अकारांत हो या फिर आकारांत हो, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे? र करेंगे। यानी आपको ये नहीं देखना उत्व करेंगे। उत्व क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो क्या है? अव्यय है। और जैसे ही अव्यय मिला तो अव्यय मान करके हम उसके विसर्ग के स्थान पे कौन सा आदेश कर देंगे? र। यदि संबोधन शब्द है तो वहां पर भी र कर देंगे, और ऋकारांत शब्द हैं उनके अंदर भी हम विसर्ग के स्थान पे कौन सा आदेश करेंगे? र आदेश करेंगे। जैसे मैं उदाहरण लिखूं, पुनः धन अम्बसा, पुनः धन अम्बसा। अब ये पुनः क्या है? अव्यय है ना? क्या है? अव्यय। हमारे सिलेबस में है अव्यय 3 नंबर के। पुनः क्या है? अव्यय है। और अब आपको चेक करना है कि पुनः है, पुनः के अंदर न के अंदर क्या था? ए था। अलग अलग करके देख लो आप स्थिति को। ठीक है, अब विसर्ग से पूर्व हमें क्या मिला? ए मिला। कौन सी संधि होनी चाहिए थी? उत्तर विसर्ग, क्योंकि उत्तर की पूरी शर्तें पूरी हो रही है यहाँ। लेकिन यहाँ उत्तर विसर्ग संधि क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये पुनः क्या है? अव्यय है। पुनः क्या है? अव्यय है। और जैसे ही यहाँ अव्यय मिला, संबोधन शब्द मिले या फिर ऋकारांत शब्द मिले, तो हम विसर्ग के स्थान पे कौन सा आदेश कर देंगे? र आदेश। कौन सा आदेश करोगे? र। अब अपनी स्थिति लिखो, पुण्य धन ए धन र धन अम्बसा। अब क्या करेंगे? वर्ण संयोग करेंगे, और वर्ण संयोग करो, देखो पुनः, न पूरा हो गया ना, उसके बाद में र में क्या आएगा? ए, पुनर् अम्बसा, पुनः धन अम्बसा, पुनर्अम्बसा। क्लियर है? उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, मातः धन वंदे, मातः धन वंदे। अब मातः तय के अंदर क्या था? ए था, लेकिन ये मात्र शब्द में है और ऋकारांत शब्द है ये, तो ऋकारांत होने के कारण यहाँ विसर्ग के स्थान पे कौन सा आदेश करेंगे? र आदेश। और अपना रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? मातृ वंदे। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, पितः धन वंदे, पितः धन वंदे। अलग अलग करो, पित धन ए धन विसर्ग आ गई, उसके बाद में वंदे आ गया। अब उत्व की यहाँ शर्तें पूरी हो रही है, लेकिन पितृ ये क्या था? ऋकारांत शब्द था,
और ऋकारांत होने के कारण या विसर्ग के स्थान पे कौन सा आदेश करेंगे? र आदेश। अब अपनी स्थिति क्या हो जाएगी? पितृ धन्य ए धन्य रे धन्य वंदे। और आप जैसे ही वर्ण संयोग करोगे तो अपना रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? पितृ वंदे। क्लियर है? ये थी अपनी रुत्व विसर्ग संधि। और रुत्व विसर्ग संधि के अंदर किसी विद्यार्थी की किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वह कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उदाहरण आपको अपनी जो PDF है उसके अंदर और भी उदाहरण, कुछ नए उदाहरण भी उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। फिर भी कहीं पर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे उसके बारे में अवगत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक छोटा सा निवेदन और है, यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपने किसी पाठ जो वीडियो है व्याकरण का उसको नहीं देखा है तो आपसे निवेदन ये है कि वीडियो जो चैनल की प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ प्लेलिस्ट के अंदर हमने क्रम से उन वीडियो को जचा रखा है, तो आप क्रमानुसार वहाँ वीडियो को देखें, अच्छे से आपके व्याकरण समझ में आएगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप सहर्ष कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे उसके बारे में अवगत कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।